यह टॉपिक जो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है अकबर की प्रारंभिक समस्याएं। क्या प्रारंभिक समस्याएं? क्यों भैया प्रारंभिक समस्याएं? क्योंकि यहां उनको कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं शासन करने की। तो सारी चीजों को हम यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास में मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही प्रमुख व्यक्ति विशेष की या साम्राज्य के शासक की हम यहां बात कर रहे हैं, अकबर की। और अकबर की हमने जीवन परिचय की चर्चा कर ली, अकबर की हमने देखी कि कैसी क्या प्रशासनिक व्यवस्था होती है, अकबर के दीन इलाही धर्म को भी हमने देखा। लेकिन यहाँ एक शुरुआती समस्या है जिस पे अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, और वो है इनकी प्रारंभिक कठिनाइयों की। आखिर अकबर जैसे ही सिंहासन आरूढ़ होता है, हुमायूं की मृत्यु होती है, क्या समस्याएं थी अकबर को साम्राज्य स्थापित करते ही या साम्राज्य स्थापित करने की समस्याओं की हम यहां बात कर रहे हैं। सो यह टॉपिक जो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है अकबर की प्रारंभिक समस्याएं। क्या प्रारंभिक समस्याएं? क्यों भैया प्रारंभिक समस्याएं? क्योंकि यहां उनको कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं शासन करने की। तो सारी चीजों को हम यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रॉड वे में, बड़े पैमाने पे, कि आखिर समस्याएं क्या क्या हो सकती थी अकबर को। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि भैया अकबर जो है, अकबर के पिताजी थे हुमायूं, है ना। और हुमायूं जो है वो वापस से भारत को जीत लिया है उन्होंने। भारत को तो नहीं जीता, लेकिन हाँ, आगरा और दिल्ली इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, कब की बात है ये? 1555 की। ठीक है, 1555 एडी में ये आगरा और दिल्ली जीत जाते हैं। अब लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि भैया जनवरी 1556 एडी में इनकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? हुमायूं की। कहां होती है? दिल्ली में। दिल्ली में वहीं इन्होंने जो पुस्तकालय बनवाया था, उस पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जनवरी में ही अकबर की स्थिति की अगर हम बात करें, सो अकबर की स्थिति ऐसी है कि अकबर अभी पंजाब, पाकिस्तान वाले प्रांत में है। मतलब बेसिकली पाकिस्तान हम यहां लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो आप पंजाब भारत वाला समझ लेंगे, है ना। सो पाकिस्तान में अभी ये फिलहाल सिचुएटेड हैं, सिंध और पंजाब प्रांत वाला जो पाकिस्तान का, उस जगह पे ये सिचुएटेड है। जैसे ही बात करें तो अकबर का जो संरक्षक था कौन था? बैरम खां। बैरम खां को खबर पता चली कि भैया हुमायूं एक्सपायर हो गए, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो कोशिश यही करेंगे कि गद्दी खाली हुई, और गद्दी जैसी खाली होती है तो उत्तराधिकारी के लिए लड़ाइयां चालू हो जाती, और वो होंगी, यहां भी होंगी। तो भाई इसके चलते क्या करा बैरम खान ने? थोड़ी समझदारी करी और एक पूरा का पूरा ईंटों का भव्य सिंहासन बना के उस पर इनका राज्याभिषेक कर दिया। किसका? किसका? अकबर का। सो भैया 27 जनवरी को, ऐसा बोलते हैं 27 जनवरी को इनका सिंहासन पे अवरोहण वो वाला करवा दिया जाता है। फिर बाद में कुछ जगहों पर लिखा है 14 फरवरी, है ना, 14 फरवरी 1556 को ये सिंहासन आरूढ़ होता है। कई जगहों पे 27 जनवरी को इनने बादशाह की उपाधि धारण करके इनको घोषित कर दिया था कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। बैरम खान ने बता दिया था अकबर होगा। सो यहाँ दो क्लासेस हैं, लेकिन ठीक है, हम मान लेते हैं 14 फरवरी 1556 को जैसे ही ये सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे, कौन? अकबर। अब अकबर के पास क्या क्या समस्याएं, इस समय की हम बात कर रहे हैं ना, 56 से इनके एस्टैब्लिशमेंट, इनके ढंग से एस्टैब्लिश होने की। सो प्रमुख समस्याओं की अगर बात करें तो गिनी चुनी समस्याओं में एक तो सबसे प्रमुख समस्या है, चूंकि हमने देखा है कि अकबर का जन्म 1542 में हो रहा है और अभी 1556 चल रहा है। 1556 मतलब ये 14 साल के अभी हुए नहीं है, 13 साल कुछ के हैं, 13.5 साल के आसपास की बात करें। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इनकी समस्याओं की हम बात कर रहे हैं ना, समस्याओं में जो पहली समस्या है वो यही है, अकबर का अल्पवयस्क होना। ठीक है, अल्पवयस्क होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा अकबर के संरक्षक जो थे, वो संरक्षकों में भी बहुत सारे विवाद थे। तो एक संरक्षक
का बनना जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या है ये वजह थी, हम चर्चा करेंगे। संरक्षक का बनना, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उस समय थी। क्या थी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी यहाँ पे। इसके अलावा इनके भाई सगे संबंधी जो थे विश्वासघाती थे, है ना, विश्वासघाती संबंधी किसके, अकबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो चौथे नंबर पे प्राकृतिक विपत्तियों का भी यहां पे, विपदाओं का भी यहां पे, विपदाओं, है ना, प्राकृतिक विपदाओं की भी एक समस्या थी। क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पांचवी बात करें तो अकबर का कोई प्रॉपर उस समय तक राज्य तो था नहीं, अकबर का राज्य कोई प्रॉपर राज्य था नहीं उस समय, ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और अगर प्रारंभिक समस्याओं की बात करें तो जो पुराने लोग बाग थे भारत में, वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाह रहे थे, वापस पाना चाह रहे थे। सो यहां पे हम लिख लेंगे सूर्यवंशी समस्याएं, जो चाहे सिकंदर सूर हो या आदिल शाह सूर हो। सो प्रतिद्वंदियों की समस्या की हम बात कर रहे हैं, प्रतिद्वंदियों, है ना, प्रतिद्वंदियों की समस्या। प्रतिद्वंदियों में बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं हेमू, ठीक है। इसके अलावा वही सूर्यवंशीय शासक। इसके अलावा सातवें नंबर पे अगर हम बात करें तो राजपूताना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। राजपूताना की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। और समस्याओं में अगर हम देखें तो और क्या समस्या हो सकती है उस समय अकबर को, इनकी संगठित सेना भी नहीं थी, संगठित सेना का अभाव, ठीक है, अभाव है ना, इधर बा लिख देना, ये इधर पे, ठीक है, संगठित सेना का अभाव। ये इतनी प्रमुख समस्याएं थी, और छुटपुट और कोई समस्या अगर समझ में आती है तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये प्रमुख समस्याएं तो अकबर की यही है। अब क्या क्या है एक एक पे हम डिस्कस करते हैं। अकबर का अल्पवयस्क होना, तो ये भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें उत्तराधिकार के नियमों की हमने बात करी हुई है। सल्तनत कालीन, मुगल कालीन या मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है कि कोई भी उत्तराधिकारी अगर चुना जाना है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून होते थे। सो उन कानूनों के साथ समस्या थी। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, या एक सीधी साफ लाइन लिखी थी कि आपका जो भी उत्तराधिकारी हो उसको वयस्क होना अनिवार्य। तो वही तो एक समस्या है भाई, ये अवयस्क हैं। अकबर अभी अक्टूबर में जन्म हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 13 साल 4 महीने के हैं भैया ये, है ना, 4 महीने के, 13 साल 4 महीने के अकबर की अभी फिलहाल आयु हुई है इस समय जब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। छोटा है अभी, दिमाग भी नहीं है ज्यादा ऐसा कुछ, राजनीतिक रूप से एक्टिव भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में, क्योंकि ये परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है, राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी इनको कोई अभी ज्ञान है नहीं। सो अपने आप को परिपक्व करना होगा, ये सबसे प्रारंभिक समस्या है इनकी, समझ रहे। दूसरी समस्याओं में हमने चर्चा करी कि भैया इनके राज्य की हम बात कर लेते हैं। तो राज्य अगर हम देखें तो भाई बाबर ने तो उस समय पे भाई उत्तर भारत जीत लिया था बहुत सारी जगहों को, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि भाई उन्हें ज्यादा समय मिल नहीं पाया। बाबर के बाद हुमायूं आया उनका बेटा, सो हुमायूं तो लड़खड़ाता ही रहा और बीच में अपना साम्राज्य भी खो दिया। वापस से उसने पुनर्विजय जब प्राप्त करी, फिर से मुगल सल्तनत पुनर्स्थापित करने की कोशिश करी, तो तब तक अभी इनके पास केवल आगरा और दिल्ली का साम्राज्य हुआ कर रहा था। लेकिन ये भी हेमू की हमने चर्चा करी, पानीपत का दूसरा युद्ध, है ना। सो हेमू इसको भी जीतना चाह रहा था और जीत भी लिया था। तो इनका प्रॉपर तो कोई राज्य था ही नहीं, समझ रहे, बिल्कुल इनका कोई प्रॉपर राज्य नहीं है। एक महोदय है इतिहासकार जिनको हम कह रहे हैं, स्मिथ नाम है उनका, है ना। सो वी.ए. स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि भाई जब अकबर का साम्राज्य स्थापित हुआ या जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उस समय अकबर का कोई प्रॉपर साम्राज्य था ही नहीं, कोई राज्य ही नहीं था। क्यों? क्योंकि राज्याभिषेक भी कहां हुआ, कालानूर में हुआ। कालानूर पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान वाले पंजाब में, और वहां इनका
कोई महल अहल में तो हुआ नहीं राज्याभिषेक, इनका कहाँ हुआ, ईंटों का सिंहासन बना के उस पे राज्याभिषेक, कुछ बड़े जो इनके सरदार थे, साथ वाले जो लोग थे, उनके ही सामने राज सिंहासन पे इनका क्या कर दिया आपने, राज्याभिषेक कर दिया। तो कोई प्रॉपर राज्य में नहीं किया, तो इसका कोई फिलहाल तो कोई साम्राज्य या राज्य नहीं है अकबर का, ये एक बहुत बड़ी समस्या। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, राज्य के अलावा हम देख रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था, तो हम एक चर्चा करेंगे। इधर हमने प्रशासनिक व्यवस्था लिखी है कि नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई, तो एक इधर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था की भी यहां समस्या थी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए, तो यहां हम अब चर्चा जो कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था, अब प्रशासनिक व्यवस्था जो है, देखो यार, बाबर आए, बाबर कब आया भाई, 1526 में भारत आया और 1530 में एक्सपायर हो गए। ये बहुत कम समय है, 4 साल का समय काल है इनका, तो 4 साल में क्या प्रशासनिक व्यवस्था कर लोगे, है ना। हुमायूं आया इसके बाद, फिर वही बात, हुमायूं तो प्रशासनिक व्यवस्था में कुशल था ही नहीं है, बिल्कुल किसी कुशल नहीं था, बिल्कुल अकुशल व्यक्ति था, इसी कारण तो गई एक बार मुगल सत्ता हाथ से, है ना। सो इनने कुछ ढंग का कर नहीं पाया। हुमायूं के बाद सूर साम्राज्य आया, है ना, शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा। सो शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के शासनकाल में बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था चलाई, लेकिन वो भी समस्या है भाई। शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह की हम बात करें तो शेर शाह 1540 से 45 तक शासन कर पाता है और 45 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन 45 से 55, वो जो 10 सालों का समय काल है, उसमें जब इनके सूर्यवंश के उत्तराधिकारी आते हैं तो उन 10 सालों में तो वो भी अपनी व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाते ना, तो भी अस्त व्यस्तता फैल गई, प्रशासनिक व्यवस्था है ही नहीं भारत में ढंग से अभी की कंडीशन में, अकबर के समय काल में। सो भैया, वो प्रशासनिक व्यवस्था सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें इनकी पूरी मदद करी गई है बैरम खां की शुरुआत में। फिर बाद में आगे टोडरमल नाम से व्यक्ति आएंगे, जो नवरत्नों में शुमार थे, टोडरमल, है ना, राजा टोडरमल भी इनको कहा जाता है। तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से सुधारी, किसकी, अकबर की। तो ये करेंगे, अभी ये समस्याओं का निराकरण भी तो करेंगे ना, अभी तो हम समस्या बता रहे हैं, निराकरण कैसे करा वो भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो प्रशासनिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी उस समय की समस्या हो रही थी। 3 समस्याएं हो गई अपनी, है ना। एक तो उस समय का आप अल्प वयस्क की हमने बात कर ली, ठीक है। एक राज्य जो था उस समय का कोई प्रॉपर राज्य नहीं था। प्रशासनिक व्यवस्था की हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं इनके प्रतिद्वंदियों का, नहीं, प्रतिद्वंदियों का अपन सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। पहले अपन इनके घर वालों की बात कर लेते हैं, विश्वासघाती लोगों की। विश्वासघाती संबंधी जो थे इनके, कौन कौन से विश्वासघाती संबंधी थे, तो भैया सबसे पहले तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। यहां एक दूसरे टर्म की भी हम बात करेंगे, संरक्षक की। संरक्षण काल में थे ये, संरक्षक की समस्या जो थी वो एक बहुत बड़ी समस्या हुआ कर रही थी। देखो, अकबर का संरक्षक सबको पता है कि कौन है, बैरम खां है, ठीक है। बैरम खां बहुत ही कुशल सेनापति भी था और बहुत ही योग्य व्यक्ति विशेष था, साहसी, निडर, सारी चीजें तब अच्छा है। लेकिन एकमात्र बैरम खां संरक्षक बनने की दौड़ में नहीं था, 3 अन्य लोग भी यहां संरक्षक बनने की दौड़ में थे, जिसमें से एक तो है भैया तारगी वेग। कौन, तारगी वेग। एक है मुनीम, मुनीम नाम सुना है, मुनीम खां, ठीक है, मुनीम खां। और एक है अबुल माली, अबुल माली, ये शाह अबुल माली कहलाते हैं भैया, है ना, शाह अबुल माली। सो 3 ये लोग और एक 4 बैरम का। और बन कौन जाता है संरक्षक, बैरम का। ये शिया मत वाले व्यक्ति होते हैं, हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है ना, शिया वाले। सो ये बाकी 3 लोग सुन्नी मत वाले होते हैं। तो ये वैसे ही चिढ़ते थे बैरम खां से, सारी चीजें, ठीक है। एक बैरम खां की हमने पूरी अलग वीडियो बनाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लेना उसको, क्या समस्याएं थी बैरम खां की पूरे परिचय में। सो भैया, ये एक संबंधियों में क्या होता है कि मुनीम खां जो है,
मुनीम खां इनके सौतेले भाई, इनके मतलब किसके, अकबर के एक सौतेले भाई हुआ करते थे जिनका नाम था हाकिम मिर्जा। क्या नाम था? हाकिम मिर्जा। ठीक है, सो हाकिम मिर्जा के संरक्षक कौन बन जाते हैं? मुनीम खां। और मुनीम खां, हाकिम मिर्जा, ये काबुल पे अपना शासन चला रहे थे भैया, है ना, काबुल पे। ठीक है, सो काबुल पे अब ये लोग चाह रहे थे विश्वासघात करके क्या दिल्ली की सल्तनत भी, क्योंकि अभी अकबर तो अल्पवयस्क है ना, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, वो बच गए भैया। किस कारण बच गए? ये बैरम खां व्यक्ति के कारण बच गए, अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, सो ये पूरी एक समस्या किसकी चल रही है? विश्वासघाती संबंधी। कौन कौन हो गए? एक तो भैया आपके ये हो गए हाकिम खां और मुनीम खां, दूसरे भैया इनके जो और अमीर लोग हैं इनके सपोर्ट में, जैसे कि ये तारगी बेग, ये शाह अबुल माली, तो तीनों हो गए ना, मुनीम खां यहां हो गए, तारगी बेग, अबुल माली, ये सब विश्वासघाती लोग हैं, संबंधियों के अलावा अमीर वगैरह, ये सब विश्वासघात करके चाह रहे हैं कि गद्दी किसको मिल जाए? इनको मिल जाए। ठीक है, संरक्षक की समस्या हमने बताई थी कि बैरम खां अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का साहसी व्यक्ति था, अदम्य नेतृत्व की भावना उसमें बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई थी, और सारा नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र जानता था, अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, और हुमायूं का मित्र भी था, है ना। सो उनने इसको चुना, किसको? बैरम खां को संरक्षक में। ऐसे ही एक व्यक्ति अबुल माली भी था, सेम टू सेम, लेकिन उसको नहीं चुनते हैं, तो वो भी अभी क्या करेगा? वो फिर काय को सुनेगा? अकबर की। तो अभी समस्याएं हैं ये सारी। तो ये संरक्षक की समस्या भी थी, जो अभी फिलहाल बैरम खां को संरक्षण मिल गया, तो बाकी संरक्षक जो बन सकते थे वो चिढ़ने लग गए, तो वो भी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। मतलब ये विश्वासघाती संबंधी दोनों समय चीजें आ गई। ठीक है, सो बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560 तक रहा भैया, है ना। 60 के बाद 61 में तो बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो वो हमने बैरम खां की वीडियो में पूरी चर्चा करी हुई है वहां। चलिए, विश्वासघाती संबंधी हो गया और संरक्षक की समस्या हो गया, यानी चौथे नंबर पे हम आ गए, और 5वें नंबर पे हमने चर्चा कर ली। चलिए, छठवीं बात कर लेते हैं। अगली छठवीं बात ऐसी है भाई साहब कि प्राकृतिक विपत्तियां आई रही हैं। क्या हुआ? विपत्तियां। ठीक है, सो प्राकृतिक विपत्तियों की हम बात करें अगर, तो जैसे ही 1556 का समय आया, जब अकबर शासक बन रहा था, राज्याभिषेक हो चुका था, हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, उसी समय भारत में बहुत ही भयंकर, क्या भयंकर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल, दुर्भिक्ष भी बोलते हैं इसको। क्या? दुर्भिक्ष। ठीक है, सो अकाल या दुर्भिक्ष यहां पे पड़ गया। सो ऐसी कंडीशन के कारण, अकाल मतलब सूखा हो गया, बहुत बहुत विपत्ति वाली घटना है, अब खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है, सो लोग बाग, गंदगी फैलेगी, बाकी चीज कुछ भी खाना पीना ऐसे चल रहा है। सो उसके कारण महामारी भी फैल गई। अब इनके कारण जो है इतनी मौतें हुई हैं प्रजा की, बहुत सारी प्रजा इनकी खत्म हो गई। एक इतिहासकार है इनके ही समय के, अबुल फजल, है ना, अबुल फजल ने लिखा है कि भैया महामारी का या अकाल का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि आदमियों के मांस को ही खा के जी रहा था। ऐसी कंडीशन थी कि खाने को कुछ नहीं था, सो आदमी को ही खा रहा था। इतना भयंकर यहां प्राकृतिक। अब दूसरी समस्या ये थी कि आपके पास खजाना तो है ही नहीं, शाही खजाना जो है या आपका राजस्व का जो स्रोत है, वो खजाना तो है ही नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि भैया आपके दादाजी हो गए और आपके पिताजी हो गए, उन्होंने क्या किया? बहुत अपव्यय किया हुआ है पैसे का, खूब पैसा उड़ाया है, तो आपके पास पैसे ही नहीं कि पैसे से आप लोगों की मदद कर दो, प्रजा की भलाई कर दो, ये सारी चीज। तो इन सारी चीजों के कारण भी एक बहुत बड़ी समस्या इनके शुरुआती समय में रही है। फिर और बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट बात हमें करनी है प्रतिद्वंदियों की। प्रतिद्वंदियों की समस्या, है ना, प्रतिद्वंदियों की समस्या
प्रतिद्वंदियों की समस्या की हम अगर बात करें तो भाई साहब कौन कौन से प्रतिद्वंदी हैं इनके उस समय की बात करें, देखो पिताजी जो हैं वो प्रतिद्वंदी तो है नहीं क्योंकि एक्सपायर हो गए, ठीक है। हुमायूं ने हराया किसको, सिकंदर सूर को, सिकंदर सूर को। सिकंदर सूर पंजाब और उसके आसपास दिल्ली, आगरा, इन जगहों का सूबेदार हुआ कर रहा था या शासक हुआ कर रहा था, उसको हरा दिया। सो ये सिकंदर सूर तो आपको चाह ही रहे हैं कि वापस से क्या किया जाए, अपना कब्जा किया जाए। हुमायूं एक्सपायर हो गया, अकबर है, बच्चा है, वापस से क्या करो, साम्राज्य जीत लो, अपना हत्या लो, जो इनने अपने से हत्या अपन इनसे वापस ले लो। सो ये चाह रहे। इसके अलावा सूर साम्राज्य में, ये तो पश्चिम वाले हो गए, पूरब में आदिल शाह शूरी चल रहे, आदिल शाह शूर है ना। आदिल शाह सूर जो है ये इनके भैया बहनोई थे, सिकंदर सूर है ना, आदिल शाह के बहनोई। आदिल शाह शूर भी जो है ये भाई साहब उस समय तक चुनार की हमने बात करी हुई थी, हुमायूं के समय में जो शेर शाह ने जीत लिया था सारा, सो चुनार का शासक था। लेकिन ये बिलासी व्यक्ति था, बाबर बिलासी व्यक्ति था, और ये बाद में एक्सपायर भी हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। सो एक आदिल शाह की, अच्छा इसका आदिल शाह का ये तो बहनोई है भैया, हमने अभी बताया है ना, बहनोई हो गए। एक भैया इनके प्रधानमंत्री भी हैं, किसके, आदिल शाह के। कौन है प्रधानमंत्री, सो वो है हेमचंद्र, हेमू जिसको हम बोल रहे हैं भैया, है ना। वो भैया बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसने 21 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 20 लड़ाइयां वो जीतेगा, 21 भी पानीपत का युद्ध होगा। सो एक ये हेमचंद्र, हेमू ने भी देखा कि दिल्ली खाली है, आगरा खाली है, क्योंकि कोई राजा है नहीं। सो भैया इन्हें भी दिल्ली और क्या चाहिए था, आगरा जीत लिया था इनने, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर सब तो जीत लिया था। फिर फाइनली पानीपत में इनका युद्ध होता है। सो वो पानीपत की वीडियो हमने पूरी बिल्कुल अलग से बनाई है, और हेमचंद्र हेमू थे कौन, उनकी पूरी चर्चा हमने उस वीडियो में करी है। सो अगर आप चाहो तो वो पूरी देख लेना, चाहो क्या देख ही लेना, तब तो ये समझ में आएंगी, नहीं तो आप क्या समझ पाओगे उसको, ठीक है। सो ये हेमू, ये इतनी सारी समस्याएं तो प्रतिद्वंदियों की डायरेक्टली है ही आपको, है ना। इसके अलावा और समस्याओं में एक समस्या किसकी है, राजपूताने की समस्या, 8वें नंबर पे किसकी, राजपूताना, राजपूताना की समस्या। राजपूताना की समस्याओं में देखो यार, शुरुआत बाबर के समय पे राणा सांगा की मृत्यु के साथ होती। राणा सांगा भी भैया दम से लड़ा, और लड़के फिर तो राणा सांगा के समय में सारी चीजें हुई। फिर राणा सांगा का बेटा उदय सिंह आया, वो भी लड़ता रहेगा ना। अभी उदय सिंह के बाद महाराणा आएंगे, उनके बेटे, अभी अकबर से लड़ाई करवाएंगे अपन, है ना। सो भैया ये राजपूताना की ये शासक तो चाह ही रहे थे कि विदेशी लोगों को फोड़ना है, निकालना है, बिल्कुल बाहर कर देना भारत से, अपने यहाँ के जो है नहीं आक्रमणकारी लोग हैं, निकालो इनको। दूसरी समस्या, उन ये सब जो राणा सांगा वाले जो लोग हैं, राणा वंश वाले लोग, इनको सिसोदिया वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिसोदिया वंश, है ना। और ये सिसोदिया वंश के जो लोग हैं, ये तो बिल्कुल कसम खा के ही बैठे थे कि फोड़ना है। इनके अलावा उस समय एक और शासक था मेवाड़ का, ठीक है। मेवाड़ का शासक उस समय, मेवाड़ का दूसरा शासक बन गया था, जिसको हम कह रहे हैं मालदेव। क्या नाम है, मालदेव। मालदेव से अभी लड़ाई अपन ने हुमायूं की भी करवाई थी ना, हुमायूं ने लड़ाई करी थी उस समय, याद है कि नहीं है, नहीं है ना, तो याद कर लो भैया, वो बिल्कुल मालदेव की। फिर शेरशाह सूरी ने भी लड़ाई करी। सो अभी पूरे राजपूताना में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, मालदेव है। उससे भी अभी क्या है, बहुत बड़ी समझ, वो तो यार बड़ा व्यक्ति है, मान के चलो, एक्सपीरियंस है राजनीति में, बढ़िया नेतृत्व का गुण सब कुछ है, लेकिन अभी अकबर तो छोटा है, कुछ नहीं आता है, अल्प वयस्क का दिमाग है नहीं, कुछ नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या राजपूताना की समस्या भी थी, समझ पर। चलिए आखिरी और चर्चा करनी है, तो कौन सी थी आखिरी, अपन वो और देख लेते हैं। ये अपन ने देखी थी, इसमें अकबर का अल्पवयस्क समझ में आ गया, अकबर का संरक्षक समझ में आ गया, विश्वासघाती हो गया, प्राकृतिक हो गया, राज्य भी हो गया, प्रतिद्वंदियों की समस्या भी हमने देख ली, राजपूताना की बात कर ली, प्रशासनिक व्यवस्था की, तो बचा है संगठित सेना का अभाव। तो संगठित सेना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संगठित सेना तो कोई थी नहीं ना, ठीक है भाई साहब। आपकी कोई संगठित सेना है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, संगठित सेना का अभाव,
संगठित सेना का अभाव ऐसा है कि पहले बाबर के समय में हमने देखा था, क्या देखा था कि भैया पहले बाबर के पास ही 18 से 20,000 की सेना थी टोटल, है ना। फिर वो जीत गए भारत और सारी चीजें हैं, लेकिन हुमायूं के समय तक इनकी सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये सेना 1 लाख के आसपास पहुंच गई। लेकिन भाई साहब जे हार गए शेरशाह सूरी से, तो इनकी सेना खत्म हो गई, है ना। सूर साम्राज्य की सेनाएं बची। अब अकबर की फिलहाल अगर बात करी जाए तो अकबर के पास एक संरक्षक था जिसका नाम है क्या, बैरम खां। और बैरम खां कुशल सेनापति तो था ही, संरक्षक के तौर पर अच्छा व्यक्ति था। उसके पास एक छोटी सी टुकड़ी थी, इसके अलावा इनके पास और कोई सेना के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। सेना की छोटी सी टुकड़ी इनके अंडर हुआ करती थी बैरम खां के पास। लेकिन इनके पास पैसे की भी तो समस्या है। किसके पास, अकबर के पास, क्योंकि खजाना तो खाली है। इनके पिताजी और दादाजी ने तो खूब अय्यासी कर ली और पैसा बचाया ही नहीं। सो अब पैसा नहीं है, सो ऐसी कंडीशन में आप सेना बना भी नहीं सकते। बिना बिना पैसे कैसे सेना बनेगी, बनेगी क्या। सो एक ये बहुत बड़ी समस्या थी कि संगठित सेना, इनके पास कोई बड़ी सेना ही नहीं थी यार। बाकी सारे भारत में जितने राज्य देख लो, सारे राजे महाराजाओं के पास इनसे बड़ी सेना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा। तो ये सारी की सारी प्रारंभिक समस्याएं थी किसको, अकबर को। अब भैया अगली वीडियो में हम चर्चा ये कर लेंगे कि वो सारी समस्याएं क्या है, उनका निराकरण करा कैसे, ठीक है, क्योंकि लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।